Good afternoon all of you. How are you my dear children? I think all of you are waiting for the next video which we have to deliver it today. As we have done the wave nature of electromagnetic radiation, और वो आपको इसलिए बहुत अच्छा भी लगा था, कुछ बच्चों ने मुझसे शेयर भी करा कि मैडम वो पूरा लास्ट ईयर फिजिक्स में पढ़ा हुआ है 10th में आपने, उसी का कंटिन्यूशन में अपन आगे बढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कुछ न्यूमेरिकल्स करे थे, एक न्यूमेरिकल मतलब मैंने करवाया था और एक उसका पार्ट छोड़ भी दिया था कि घर में कर लेना, बट अगेन आई एम गिविंग द क्वेश्चन अगेन, सो यू कैन राइट फास्ट। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, ब्रैकेट में आप लिखोगे येलो, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, इन ब्रैकेट यू राइट येलो, हैविंग वेवलेंथ 5800 एंगस्ट्रॉम, ए डॉट यानी एंगस्ट्रॉम, जल्दी से लिख लो। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ हैविंग रेडिएशन, ब्रैकेट में येलो से कोई घबराओ नहीं, येलो रेडिएशन है मतलब विजिबल का, हैविंग वेवलेंथ 5800 एंगस्ट्रॉन। ओके, अब इसके अंदर सबसे पहले मुझे ये बताना था आपको कि एंगस्ट्रॉन इज द यूनिट ऑफ वेवलेंथ। ऑल ऑफ यू नो दैट एंगस्ट्रॉन इज द यूनिट ऑफ वेवलेंथ। और एक बात आप बॉक्स में भर लो अच्छी तरह और ध्यान में रख लो कि जो एक एंगस्ट्रॉन होता है, 1 एंगस्ट्रॉन में पहले भी बताया था मैंने, इसमें होता है 10⁻⁻10 ऑफ मीटर। तो 1 एंगस्ट्रॉन हैविंग 10⁻⁻10 ऑफ मीटर। और आप कहोगे कि मैडम आप यहाँ कन्वर्ट कर क्यों रही हो, उसका रीज़न ये है बेटा कि आपको वेवलेंथ दी हुई है और आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है। यू नो दैट वी हैव टू राइट दिस फॉर्मूला, म्यू इक्वल टू सी इंटू लैम्डा, सॉरी सी इक्वल टू लैम्डा इंटू म्यू, तो म्यू विल बी इक्वल टू सी बाई लैम्डा। सी आपको नॉर्मली नहीं दिया जाता, ध्यान रहे इस बात का कि सी नहीं देते, क्योंकि सी जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और वेलोसिटी ऑफ लाइट हम सबको याद है, पिछली दफ़ा भी आपने आंसर दिए थे 3 × 10⁸, लेकिन उसकी यूनिट है मीटर पर सेकेंड। रिमेंबर व्हाट इज द यूनिट, मीटर पर सेकेंड। इसलिए अगर कोई और चीज़ भी ली जा रही है तो वो भी मीटर में होना चाहिए। कोई भी न्यूमेरिकल में ध्यान में रहे कि यूनिट्स जो है वो सेम होती हैं, किसी भी न्यूमेरिकल में यूनिट्स जो है वो सेम होती हैं, प्लीज़ रिमेंबर दिस। तो अब आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गया, ये आपने मीटर में कन्वर्ट कर लिया एंगस्ट्रॉन को। अब हम जब करेंगे तो ये मीटर से मीटर कैंसिल हो गया और हमारा बचा यूनिट पर सेकेंड, जो कि आप सब जानते हो कि काय की यूनिट है, वो फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, या उसके बदले हम ये भी लिख सकते हैं Hz, दैट इज हर्ट्स। ठीक है, ये 10⁻⁻10 ऊपर जाएगा 10⁻+10 से, 10⁻+10 और ये -10 है, यहाँ 2 0 भी हैं, तो ये 10⁻² हो गया, तो ये हो गया आपका 10⁻⁻8। ऐसे याद रखना, 2 0 यानी 10⁻², 10⁻² इंटू 10⁻⁻10 यानी 10⁻⁻8। 10⁻⁻8 जब ऊपर जाएगा तो +8 में जाएगा, तो टोटल कितना आएगा 10⁻16 आएगा। लेकिन 3/58 जब करोगे तो डेसिमल में कुछ नंबर आएगा, जब डेसिमल शिफ्ट करोगे तो 10⁻14 आ जाएगा। ये बहुत ही सिंपल मैथ्स है, मुझे नहीं लगता कि इस मैथ्स के अंदर हमें डिफ़िकल्टी होएगी या हम परेशान होंगे। तो सबसे पहले ये 2 0 से 10⁻², ये करके 10⁻14 अगर आ रहा है, या अभी 10⁻16 आ रहा है, 3 को जब 58 से बेटा डिवाइड करोगे तो 0.0517 आएगा, 2 डेसिमल शिफ्ट करोगे तो ये 10⁻14 आ जाएगा। तो ये अभी जो न्यूमेरिकल्स अपन कर रहे हैं वो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं, उनके अंदर कमांड ले आओगे बेटा तो आगे डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल्स भी तुमसे बनने लगेंगे। आया समझ के नहीं? और अब मैं फिर बीच में एक बात बोलूँगी कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं DSC क्लासेस के, आप जल्दी से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाएं, क्योंकि आपको मैं 1 हफ्ते का नियरली बस वेट कर रहे हैं। जैसे आज अगर आप डेट देख रहे हैं, आज जो अपनी क्लास ये चल रही है, तो इस क्लास की डेट 23 जून है, बिल्कुल 3 या 4 जुलाई से पूरी क्लासेस रजिस्टर्ड हो रही हैं। फिर आपको नहीं मिलेगा जो यहाँ दिया जा रहा है और आप परेशान हो जाएंगे। और आपको मैंने बताया था पहले भी कि रजिस्टर्ड क्लासेस में आपको नए टॉपिक से नया चैप्टर शुरू करेगा हर टीचर, तो प्लीज़ वेरी फास्ट यू हैव टू रजिस्टर्ड योर सेल्फ इन वेरी स्टीम्ड DAC क्लासेस
और जो रजिस्टर्ड बच्चे हैं उनको बहुत बहुत कुछ मिल रहा है। आप क्लास 12 का कोई सीनियर अगर आपका है, आप उससे पूछेंगे तो उसे बताएगा कि अभी तक मतलब टोटल अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ होगा, 6-7 टेस्ट हो चुके हैं। तो रजिस्टर्ड बच्चों को बहुत बहुत कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है और आप अपनी सीट को वेस्ट नहीं करें, क्योंकि आपके बदले कोई और ले लेगा, फिर आपका चांस ख़त्म भी हो सकता है। तो प्लीज़ रजिस्टर योर सेल्फ एज सून एज पॉसिबल। So now you please write down the question very fast and the answer, then we will move to the next question. Hurry up children. So lambda, and always remember while writing you have to remember one thing very carefully कि हमें यूनिट को सेम रखना है। कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा तो यूनिट सेम रखी जाती है केमिस्ट्री में, और अगर एंगस्ट्रॉम में दिया है तो 1 एंगस्ट्रॉम, ये याद कर लो आज एक कन्वर्जन, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 ऑफ मीटर। इसके अलावा 2 और दे रही हूँ मैं जो कि तुम्हें बहुत काम में आएंगे और वो तुम्हें आज ही याद कर लोगे, तुम्हें फ़ायदा होगा। एक हम दे रहे हैं वो भी बॉक्स में भरेंगे, पीकोमीटर, जो कि लास्ट ईयर भी बच्चे ने पढ़ा था, क्लास 10th में भी था। इसका सिंबल है PM, प्राइम मिनिस्टर। 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻12 ऑफ मीटर। दिस वन ऑल्सो इज अ यूनिट ऑफ लेंथ एंड यू हैव टू नो द कन्वर्जन बिटवीन पिकोमीटर एंड मीटर। उसके अलावा एक और मैं आपको दे रही हूँ 1 नैनोमीटर। नैनोमीटर के नाम से दे रही हूँ, जो कि सिंबल है उसका NM। 1 NM इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। इसको भी आप बॉक्स में रखो और जल्दी से आपको 2 मिनट दिए जा रहे हैं, जब तक आप अपना पूरा कंप्लीट कर लो जो बोर्ड पे लिखा है, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। So I hope that you have finished what is written on the board this side. If you have finished, very good. Keep all these in boxes and like tick. It is very very important. You can underline it. It will be useful in solving the numericals while conversion the units. Next question we will write all of us together. Hurry up. All India Radio Delhi. Delhi का broadcast हो रहा है जैसे. All India Radio in bracket Delhi broadcast on a frequency. All India Radio in bracket Delhi broadcast on a frequency of, कितनी फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं, 1.368 किलोहर्ट्ज़। तो ऑल इंडिया रेडियो जो कि दिल्ली है, ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1.368 किलोहर्ट्ज़। KHZ is kilohertz. If you have any doubt, you can write KHZ is kilohertz. Write in your copy K for kilo and HZ hertz. Calculate the wavelength. What is the symbol lambda? Wavelength. Right. Calculate the wavelength of radiation. क्या मांगा है हमसे? Wavelength of radiation. तो calculate the wavelength of radiation. Question mark. Which part of, what is the full form of EMR? Electromagnetic radiation. If you want, you can write the full form in your copy. Which part of electromagnetic radiation does it belongs? Which part of electromagnetic radiation does it belongs? मैं एक दफ़ा फिर से जल्दी से पढ़ देती हूँ। All India Radio Delhi broadcast on a frequency of 1.368 kilohertz. Calculate the wavelength of radiation. Which part of electromagnetic radiation does it belong? कौन से पार्ट में का ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कौन से पार्ट को बिलोंग करता है? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। और मज़े की बात यह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो पिछली क्लास में पढ़े थे, कॉस्मिक रेज से लेके रेडियो वेव्स, अगर कोई होशियारी से क्वेश्चन पढ़ेगा तो ऑल इंडिया रेडियो दिख ही रहा है तो यकीनन रेडियो वेव्स ही होगा आंसर। सिर्फ अपन को कैलकुलेशन करना है और बाकी ये जो सेकेंड पार्ट है इट विल बिलोंग्स टू रेडियो वेव्स। अब हम फ्रीक्वेंसी दी हुई है, वेवलेंथ मांगा है। अगेन हमारे पास सेम फॉर्मूला लग रहा है, C इक्वल टू लैम्डा इंटू म्यू। आई वॉन्ट वेवलेंथ तो आई विल राइट वेवलेंथ सेपरेटली, C इंटू म्यू। C आई नो इट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से देखना, अगर ये मेरा किलो हर्ट्स में है तो यहाँ पर हर्ट्स यानी पर सेकेंड होता है, आप सब जानते हो, अभी मैंने समझाया था आपको, हर्ट्स यानी पर सेकेंड। तो यहाँ पर वेलोसिटी के अंदर पर सेकेंड है, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो दी है वो किलो हर्ट्स में दी है। करेक्ट, फ्रीक्वेंसी क्या में दी है आपको?
किलो हर्ट्स में दी है फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि किलो हर्ट्स से हमें हर्ट्स में करना है, किसी भी चीज़ को किलो से मीटर में, कोई भी चीज़ तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब हमारे पास सिर्फ आप देखो क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है, सिर्फ यूनिट कन्वर्जन दिखाया जा रहा है। 1.368 इंटू 10⁻³ सेकेंड हर्ट्स या पर सेकेंड कह दो या हर्ट्स कह दो, जो तुम्हें अच्छा लगे तुम कह सकते हो। बस अब कोई भी टेंशन नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है। अब हमारा पर सेकेंड कट जाएगा तो मीटर बचेगा, और मीटर जो है वो यूनिट काय की है? वेवलेंथ की यूनिट क्या है? मीटर। अब हम इसको आंसर हम देख के बुक से बताएंगे, अपनी कॉपी से बताएंगे, लेकिन आप एग्जाम में कोई आपको नहीं बताएगा, तो यू हैव टू रिमेंबर द एग्जाम्पल वेरी वेल, सॉरी द कैलकुलेशन यू हैव टू डू इट विद योर सेल्फ। सो यू शुड रिमेंबर दैट ऑल द कैलकुलेशन यू हैव टू डू इट विद योर सेल्फ। सो लिख लो जल्दी से। और इसकी वेवलेंथ आ रही है 2.1 इंटू 10⁻² मीटर, 2.1 इंटू 10⁻² मीटर, 2.1 इंटू 10⁻² मीटर। तो कोई भी टेंशन नहीं है आपको। जैसे कभी कभी लगता है बच्चों को, करे यार ये कैसे करेंगे, कुछ बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन, बट तुम उसको डिफिकल्ट बना नहीं लेना, वरना 11 में प्रॉब्लम आएगी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो आपको कुछ भी नहीं है, ये 10⁻³ है, ये ऊपर -3 जाएगा, 8 में से 3 कम कर दोगे तो 5 आएगा। आप कहोगे मैडम ये 2 कैसे आ रहा है, क्योंकि डेसिमल भी है ये। तो अगर इस डेसिमल को हटाया था आपने 1.368 के बदले आपने इसको 1.4 कर दिया जैसे किसी ने, तो ये डेसिमल जब हटा तो क्या हुआ? जब डेसिमल को हटा दिया मतलब 3 डिजिट इधर इसको आगे कर दिया है ना, इसको डेसिमल को 3 डिजिट आगे कर दिया ना, पॉइंट हटाने का मतलब 3 डिजिट आगे कर दिया, तो ये जो है आपका कम हो जाएगा। समझ गए? ये आपका हो जाएगा 10 मतलब ख़त्म हो गया ये। तो इस तरह से आपको कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हो, वरना सिंपल वे में 3/1.4 भी कर सकते हो। तो ये बात मतलब 11 में आके अगर टीचर पढ़ा रहा है आपको कि आप कैसे डिवाइड कर रहे हो, तो वो मतलब ब्लंडर ही लगेगा। इसलिए कैलकुलेशन यू कैन डू इट विद योर सेल्फ, बट यू हैव टू डू इट अपने आप कॉपी में रोज़ाना। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था 2 या 3 न्यूमेरिकल करना पड़ेंगे डेली, ताकि कैलकुलेशन निकालने में आसानी हमें होए। ठीक है, तो ये 2 न्यूमेरिकल आपके कर लिए अपन ने। अब एक न्यूमेरिकल और दे रही हूँ मैं आपको, और वो है अपना, अभी लिखवा रही हूँ मैं आपको। राइट, कैलकुलेट द वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी, कैलकुलेट द वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड नहीं सॉरी, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ अ लाइट whose period is, और एक लाइट का लेना है जिसका पीरियड है, मतलब उस लाइट का पीरियड दिया है, whose period is 2 × 10⁻⁻² सेकेंड। पीरियड हमें दे दिया, पीरियड इज गिवन टू अस 2 × 10⁻⁻² सेकेंड। तो पीरियड इज गिवन टू अस 2 × 10⁻⁻² सेकेंड, एंड आस्किंग व्हाट? आस्किंग वेवलेंथ, ये निकालना है हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है, और हमें क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेव नंबर, 3 चीज़ें हमें निकालना है। और हमसे पूछा, हमें दिया है, आपको पीरियड दे दिया जो कि 2 × 10⁻⁻² पर सेकेंड। अब आप कहोगे कि मैडम अभी जो आपने पढ़ाया था उसमें कहीं पीरियड हमें नहीं दिख रहा था, है ना, हमें कहीं भी नहीं दिखा कि पीरियड क्या होता है। तो ये अपन के लिए एक छोटी छोटी चीज़ें हर न्यूमेरिकल में कुछ अच्छी होती हैं, जिससे हम कुछ सीख पाते हैं। तो अपने जल्दी से कर लो, पहले लिख लो सब लोग, और फिर मैं तुम्हें एक चीज़ बताती हूँ, बहुत आसान है, वो तुम्हें खुद समझ में आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी क्या तुमने पढ़ता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, है ना, पर सेकेंड। टाइम पीरियड यानी फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 टाइम पीरियड। कितना अच्छा फॉर्मूला बन गया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड 1/टाइम। तो अपन ऐसे करेंगे कि ये एक फॉर्मूला हम खुद बना लेंगे, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t, और इसको आप पूरा बॉक्स में भर लो। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t यानी फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 टाइम पीरियड। ओके, नाउ
अब टाइम पीरियड हमें दिया हुआ है उसने 2 × 10⁻², तो अब हमारा काम बहुत आसान हो गया, फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे तो सब कुछ आ जाएगा हमारे पास। 1/2 × 10⁻², 1/2 यानी 0.5, 10⁻² ऊपर चला जाएगा 10⁻² से, ठीक है। और इसका जो यूनिट होएगा हमारा वो कितना होएगा बताओ, जल्दी से कोई बच्चा बताएगा मुझे, यूनिट इसका क्या होएगा? यस, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्स या पर सेकेंड लिखो, या आप हर्ट्स HZ भी लिख सकते हो, HZ और पर सेकेंड। तो 1/2 इक्वल टू व्हाट इज 1/2? 0.5, 0.5 × 10⁻² पर सेकेंड और हर्ट्स। इज इट क्लियर टू? तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी यू हैव डिटेक्टेड। अब फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद तुम्हारे पास अब आएगा म्यू बार 1 वेवलेंथ होता है, तो पहले हमें वेवलेंथ निकालना है। फॉर वेवलेंथ आई नो दैट आई हैव C = λμ, दिस मीन्स दैट λ = C अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो C कितना है मेरा? 3 × 10⁸, और फ्रीक्वेंसी मैंने अभी निकाल ली है 0.5 × 10⁻²। ओके, यस, अंडरस्टूड। नाउ जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे वेवलेंथ का, तो आपके पास वेवलेंथ आएगी 6 × 10⁻6 मीटर। और घर में जाके सब लोग अपने घर में हैं ही आप लोग, तो आप लोग घर में जब ये क्लास ख़त्म होएगी तो अपने आप करके कैलकुलेशन देखिए कि आपके पास भी ये आंसर आ रहे हैं या आपसे नहीं निकल रहा है। नहीं निकल रहा है तो आप मुझसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। अब इसके बाद वेवलेंथ के बाद आपसे अब खत्म हो गया काम, अब वेव नंबर मांगा है। वेव नंबर इज़ वेरी इजी टू डिटेक्ट, 1 अपॉन वेवलेंथ तो इक्वल टू 1/6 × 10⁻6 मीटर। तो इस तरह से हमारा वेव नंबर भी आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁻7, 1.6 × 10⁻⁻7 पर मीटर। सो दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन। और इसके अंदर एक ही सबसे बढ़िया चीज़ लगी, टाइम पीरियड, उसको बॉक्स में भर लो आप, कीप इट इन अ बॉक्स, बिकॉज आपको याद रहेगा उससे कि टाइम पीरियड जब भी आएगा तो हमें फॉर्मूला याद है कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/T, दैट इज टाइम पीरियड। So I hope that all of you are like happy that you have done many things, or 3-4 numericals we have done. Now as we were discussing, अपन पढ़ क्या रहे थे, अब अपन ये देख रहे हैं कि हम लोग पढ़ क्या रहे थे। हम स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि आपका जो टॉपिक आपने स्टार्ट किया था बेटा, वो था डेवलपमेंट लीडिंग टू बोहर मॉडल। जो हमारा टॉपिक था वो ये था डेवलपमेंट्स लीडिंग टू बोहर मॉडल ऑफ एन एटम, ये वाला टॉपिक था। इसके अंदर मतलब मैं ये समझा रही थी कि बोहर के आने से पहले क्या क्या हुआ। तो बोहर के आने से पहले मैंने दो चीज़ें बताई थी, एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मैंने कहा था वेव नेचर, मतलब पहले लोग पार्टिकल नेचर समझते थे, फिर वेव नेचर, और फिर उसके बाद मैंने एटॉमिक स्पेक्ट्रा बताया था जो कि बाद में पढ़ेंगे। तो अपन ने वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंप्लीट करा है अभी, जिसमें आपने पूरा सब पढ़ लिया, वेव लेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, सब कुछ पढ़ लिया, न्यूमेरिकल कर लिए। अब क्योंकि आपने लिखा है कि बोहर से पहले डुअल नेचर लिखा है आपने, तो डुअल नेचर के लिए वेव नेचर तो हो गया है, तो अब हम लेंगे सेकंड, क्या होगा हमारा, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो अब आप सब एक काम करें, अपनी कॉपी में हर बच्चा लिखेगा, यहाँ पर क्या लिखेगा अपनी कॉपी में, वो हेडिंग डालेगा पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। This should be in your copy. Very fast, you please write down. So what you have to write? You have to write particle nature of electromagnetic radiation. Okay. Now, क्या है मतलब पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? जैसे उस दिन बताया था कि न्यूटन के अकॉर्डिंग ये होता था कि भाई पार्टिकल है कॉर्पस्कुलस जो अपन कहते हैं जैसे, और न्यू थ्योरी ये कह रही है भाई कि पार्टिकल नेचर होएगा, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन पार्टिकल नेचर के साथ साथ न्यू थ्योरी क्या बता रही है आपको, कि न्यू थ्योरी कह रही है आपसे कि वेव नेचर है, जिसको आपने खुद प्रूव करा है। अब ये पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में मुझे एक क्वेश्चन पहले डलवाना है, फिर पार्टिकल नेचर शुरू होएगा। आप एक क्वेश्चन डालते जाएं साथ में जल्दी से। मेंशन टू फेनोमेनास
which proves mention two phenomena which proves the wave nature of electromagnetic radiation. तो क्या बोला मैंने? mention two phenomena which prove the wave nature of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. दो फेनोमेनास बताओ जो प्रूव करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर होता है. पहले सुन लो, पुट योर पेन फॉर अ मिनट, देन वी विल राइट एंड डिस्कस. ध्यान से सुनेंगे. आपने शायद फिजिक्स में पढ़ा भी होगा, आई डोंट नो, बट मैं बता रही हूँ. एक फेनोमेना है डिफ्रैक्शन. डिफ्रैक्शन यानी जैसे ये एक वेव आ रही है, यहाँ एक ऑब्स्टिकल आ गया है ना, तो वेव जो है वो बेंड हो गई, मुड़ गई. ये वेव सीधी आ रही है, यहाँ कुछ ऑब्स्टिकल आ गया, कोई चीज़ आ गई जिसके अंदर से वेव नहीं जा पा रही, तो बेंडिंग ऑफ अ वेव, वेव का बेंड हो जाना, इसे कहते हैं डिफ्रैक्शन. तो ये वेव नेचर ही दिखा रहा है, वेव जो है बेंड हो गई. तो ये क्या शो कर रहा है हमारे पास कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर है. इसके अलावा एक और फेनोमेना है जिसका नाम है इंटरफेरेंस. तो इंटरफेरेंस जो है वो भी फेनोमेना हमें बताता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर होता है. अब आप कहोगे कि मैडम ये इंटरफेरेंस क्या होता है? भाई मैं आपको बता रही हूँ. जैसे ये मेरे दो हाथ हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरा हाथ एक वेव है और ये दूसरा हाथ भी मेरा एक वेव है. आप सब जानते हो कि वेव में क्रेस्ट भी होता है और ट्रफ भी होता है, ये सब जानते हो. तो वेव के अंदर क्या क्या होता है? क्रेस्ट एंड ट्रफ. क्रेस्ट एंड ट्रफ, यू नो दिस थिंग वेल और नॉट? यस, ऑल ऑफ यू नो इट. अगर दो वेव्स मिल जाएं, मीटिंग ऑफ द वेव, वेव का मिल जाना, या दो तरीकों से मिल सकती है. या तो क्रेस्ट से क्रेस्ट मिल जाएगी, एक वेव की क्रेस्ट दूसरे वेव की क्रेस्ट से मिलेगी, या ट्रफ से मिलेगी. इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. अभी इसकी डिटेल आगे आएगी, अभी अब समझाऊंगी तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा क्योंकि बहुत सी चीज़ें अभी एक्स्ट्रा पढ़ेंगे फिर पता चलेगा. अभी सिर्फ इतना बता रही हूँ कि मीटिंग ऑफ द वेव, क्रेस्ट से क्रेस्ट या ट्रफ से ट्रफ, इसे कहते हैं इंटरफेरेंस. कौन सा? कंस्ट्रक्टिव. और अगर हम कह रहे हैं आपसे कि वेव्स मिल रही हैं लेकिन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो उसमें एक वेव की क्रेस्ट दूसरे वेव की ट्रफ से मिलती है एंड वाइस वर्सा. ये दो फेनोमेना खुद समझ में आ रहा है. ये वेव बात कर रहा है, वेव ही तो कह रहे हैं अपन. तो बोथ दी फेनोमेनाज एक्सप्लेन द वेव नेचर ऑफ रेडिएशन. तो आपका क्वेश्चन क्या लिखा था आपने? गिव या मेंशन टू फेनोमेनाज विच एक्सप्लेन द वेव नेचर ऑफ रेडिएशन. जिसमें से पहला अपन सब लिखने वाले हैं, फर्स्ट विल बी diffraction. So all of you please write down diffraction. Write fast. One is diffraction. और diffraction के अंदर आप लिखेंगे, बहुत ही आसान डेफिनेशन दे रही हूं मैं. क्या है? bending of a wave when an obstacle is there. तो आप लिखो सब लोग डेफिनेशन. I am not writing, give you only the dictation here. It is the bending of wave. It is a bending of wave around an obstacle. It is the bending of wave around an obstacle. किसी भी ऑब्स्टिकल के वहाँ वेव का बेंड हो जाना, इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? डिफ्रैक्शन. एंड दिस इज द फेनोमेना विच शोज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर. सेकेंड विल बी इंटरफेरेंस. इंटरफेरेंस, ठीक है. इसका भी डेफिनेशन मैं बोल रही हूँ, लिख लो. इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेव्स. इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ वेव्स मीन्स द क्रेस्ट ऑफ वन वेव, द क्रेस्ट ऑफ वन वेव कैन मीट द क्रेस्ट ऑफ एन अदर वेव. द क्रेस्ट ऑफ वन वेव कैन मीट the crest of an other wave, or the trough with an other trough, or the trough with an other trough. ब्रैकेट में सिर्फ नाम लिखो, भी डिटेल नहीं आगे चलेगी. ब्रैकेट में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. अगेन, combination of wave means crest of one wave with another crest of another wave, or trough with another of one wave with a trough of another wave. In bracket, constructive interference. Or
और crest of one wave with trough of an other wave, okay, crest of one wave with trough of an other wave means destructive interference. Destructive interference. What is the meaning? Destructive interference. So these two phenomena showing the wave nature of electromagnetic radiation. ठीक है, अब इसी के नीचे हमें क्वेश्चन डालना है. वो क्वेश्चन होगा आपका, क्या क्वेश्चन है वो, अपन क्वेश्चन लिखेंगे. Mention some phenomena which shows which show the particle nature, which show the particle nature of electromagnetic radiation. Write fast. Which show the particle nature of electromagnetic radiation. Which shows the particle nature of electromagnetic radiation. हो गया. मैं अभी अपन सब ये सब डिटेल में पढ़ेंगे, अभी अपन पूरा पढ़ा नहीं रहे, अपन सिर्फ मेंशन कर रहे हैं. ठीक है, पहला नेचर ऑफ emission नेचर ऑफ emission, लिखो जल्दी से. नेचर ऑफ emission ऑफ रेडिएशन, नेचर ऑफ emission ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडीज या फ्रॉम हॉट बॉडी. इसका एक नाम है इस फेनोमेना का, वो अपन अलग पेन से लिख लेंगे. नेचर ऑफ एमिशन मतलब जो कोई गर्म बॉडी होती है, गर्म मेटल होता है, कुछ भी उसमें से जो रेडिएशन निकलते हैं उनका नेचर हमें पार्टिकल नेचर रेडिएशन का समझाएगा. तो नेचर ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडी यानी ब्रैकेट में ब्लैक, इसका नाम है इस खास फेनोमेना का ब्लैक बॉडी रेडिएशन. तो व्हाट इज द नेम ऑफ द फेनोमेना? ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज द फेनोमेना विच एक्सप्लेन द पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन. और उसका मतलब है कि रेडिएशन एमिट हो रहा है कहाँ से? किसी भी हॉट बॉडी से. तो ये पहला लिख लो जल्दी से और ब्रैकेट में या अंडरलाइन कर लो आप ब्लैक बॉडी रेडिएशन को, अगर आपके पास अलग पेन नहीं है. सेकंड भी बड़ा अच्छा आपका फेनोमेना है जो पार्टिकल नेचर शो कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेना है वो, जो ये जो पार्टिकल नेचर आपका शो कर रहा है. ये फेनोमेना है इजेक्शन, इजेक्शन निकल जाना ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कहाँ से निकल जाना? फ्रॉम दी सरफेस ऑफ अ मेटल, फ्रॉम दी सरफेस ऑफ अ मेटल. क्या? इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्ट हो जाना, बाहर निकल जाना फ्रॉम दी सरफेस ऑफ अ मेटल व्हेन रेडिएशन स्ट्राइक ऑन इट. जब उसके ऊपर रेडिएशन स्ट्राइक करते हैं, व्हेन रेडिएशन स्ट्राइक ऑन इट, जब उसके ऊपर रेडिएशन स्ट्राइक करते हैं, रेडिएशन स्ट्राइक ऑन इट. ठीक है, तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दी सरफेस ऑफ अ मेटल व्हेन रेडिएशन, कब? जब रेडिएशन उसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं. इसका भी एक बहुत ही स्पेशल नाम है और बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेना है ये केमिस्ट्री का. इसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो इस फेनोमेना का नाम क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. इज इट क्लियर? राइट ऑन फास्ट, फिनिश योर राइटिंग फास्ट माय डियर. और फिर एक लाइन स्पेक्ट्रा है जो कि अपन अभी डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, लेकिन अभी थर्ड अपन कम से कम उसको लिख जरूर लेंगे ताकि हमें एक साथ हो जाए. ओके, अब हम लिख रहे हैं नेक्स्ट और लास्ट लिख रहे हैं अपन
थर्ड हम लिख रहे हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है ये भी हमें बताएगा पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये आप पूरा लिख लेंगे और एक दफ़ा इसको रिवाइज कर लेंगे जल्दी से इस क्वेश्चन के आंसर को, ये क्वेश्चन का आंसर आपसे क्या कह रहा है। और अपन जब स्टार्ट करेंगे तो हम सबसे पहले अपन एक, इसके बाद मतलब इनसे पहले एक अपन थ्योरी पढ़ेंगे, बस ये पहले कंप्लीट कर लो जल्दी से। ओके, नाउ वी विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। मतलब इसी का टॉपिक है, वो कोई नया टॉपिक एज सच नहीं है, मतलब पार्टिकल नेचर को समझाने का ही टॉपिक है। उसके अंदर अगर कुछ लोग चाहते हैं तो अब तो मैं कभी काम ये भी कर सकते हो, चाहो तो अपन यही लिख लेते हैं ना, फिर उसको समझाएंगे तो तुम्हें ज़्यादा इजी रहेगा। फोर्थ पॉइंट एक डाल देते हैं, फोर्थ पॉइंट डाल देते हैं, ये भी पार्टिकल नेचर बता रहा था, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। ओके, जल्दी से लिख लो इसको भी। और फिर अपन इसके बाद ये चारों के बाद फिर साइड हेडिंग एक डालोगे, उसमें फिर से ये वाली हेडिंग डलेगी। क्या हेडिंग है ये? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। ये पूरी पढ़ना है अभी अपन को डिटेल में, तो इसलिए इसको आप पूरा अच्छी तरह साइड हेडिंग बना लो अपनी। साइड हेडिंग डलेगी सब बच्चों की, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। तो व्हाट इज द साइड हेडिंग? प्लैंक्स quantum theory of radiation. I hope that you have finished all this, and now we will be starting with the detail of first theory या first mean जैसे पहला जो पढ़ना है अपन इसमें, Planck's quantum theory of radiation। सब लोग डाल दो हेडिंग, सबने डाल दी होगी, मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर, फिर अपन लोग इसको समझाते हैं। तो अपन क्या पढ़ने वाले हैं? अपन पढ़ने वाले हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। समझ लो पहले, ज़रा सा समझ लेंगे, फिर अपन लिख भी लेंगे। क्या कहता था? एक साइंटिस्ट था मैक्स प्लैंक, साइंटिस्ट का नाम था मैक्स प्लैंक। उसने एक बात कही कि जो ये रेडिएशन इमिट होते हैं, ये जो रेडिएशन निकलते हैं सोर्स में से, किसी भी जगह में से, ये कंटिन्यूसली नहीं निकलते। जैसे अपन सोचें कि कंटिन्यूसली रेडिएशन आ रहे हैं, जैसे वेव नेचर में कंटिन्यूसली आ रहे हैं जा रहे हैं, ये डिसकंटिन्यूसली निकलते हैं। जैसे एसी और डीसी होता है अल्टरनेटिंग करंट या डायरेक्ट करंट, तो ये एसी जैसे हैं। तो जो रेडिएशन इमिट हो रहे हैं फ्रॉम एनी सोर्स, दे इमिट नॉट कंटिन्यूसली बट डिसकंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ये जो रेडिएशन इमिट हो रहे हैं या आ रहे हैं, ये एक स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी है जिसमें इनके अंदर, और उसे कहा जाता है क्वांटम। और अगर सनलाइट से आ रहा है तो उसको फोटोन भी नाम दिया था, या फोटोन। फिर कहा उसने, मतलब ये क्या बता रहा है? ये पार्टिकल नेचर बता रहा है, क्योंकि वेव होती तो वेव तो कंटिन्यूसली आती, तो ये जो डिसकंटिन्यूस मैटर में दिखाया, ये पार्टिकल नेचर बताया। दूसरी चीज़ एक और जो बताना थी उसको, वो ये थी कि जो एनर्जी ऑफ रेडिएशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी की। जितनी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, उतनी ही एनर्जी ऑफ रेडिएशन ज़्यादा होएगी। ठीक है, फिर उसने E इज प्रोपोर्शनल टू म्यू करा, म्यू यानी फ्रीक्वेंसी, फिर उसने वो प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटा के एक कांस्टेंट दिया जिसका नाम H रखा, E इक्वल टू H म्यू, क्योंकि उसका नाम ब्लैंक था, तो उसने थ्योरी दी थी तो उसने उस कांस्टेंट का नाम रखा मैक्स प्लैंक कांस्टेंट। और जैसे आपको अवोगाड्रो नंबर का ना सब बच्चों को याद है, नंबर 6.023 इंटू 10 टू पावर 23, ऐसे ही इसको भी अपन को याद करना है 6.626, वो सब लिखूंगी अभी मैं, इंटू 10 टू पावर -34। अब मैं एक एक पॉइंट लिखते जाएंगे अपन और फिर समझाते भी जाएंगे। तो आप सब ने, आई होप कि आप सब ने ब्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन सब ने डाल दिया है। और अब हम पढ़ रहे हैं ब्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिसके लिए आप सब जानते हैं कि हमेशा लिखा जाता है पोस्ट्यूलेट्स। सो फॉर इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एनी थ्योरी always we will be writing postulates, correct? Please write on fast, postulates। हो गया। अब इसमें अपन पहला पोस्टुलेट डालना है, सब लोग साथ लिखते जाएंगे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ओके, emit energy
atoms and molecules emit energy not continuously but discontinuously in the form of small packets of energy, in the form of small packets of energy called, उन स्मॉल पैकेट्स को क्या कहते हैं बेटा? क्वांटम या फोटोन. इन द स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटम, और ब्रैकेट में अपन फोटोन भी लिख लेंगे. सो प्लीज राइट डाउन. अगेन आई विल रिपीट. एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, अपन की डीलिंग चल रही है एटॉमिक स्ट्रक्चर से, अपन एटम से डील कर रहे हैं. कोई भी और एटम या मॉलिक्यूल जब एनर्जी इमिट करता है तो वह कंटिन्यूसली नहीं करता बल्कि डिसकंटिन्यूसली करता है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी विच आर गिवन बाय द नेम क्वांटम और फोटोन. पैकेट्स भी कहते हैं, कुछ लोग बंडल्स भी कहते हैं, बात एक ही है ना. नाउ सेकेंड जो पोस्टुलेट था वो अभी मैं बता चुकी हूं कि ये जो एटम और मॉलिक्यूल एनर्जी इमिट करते हैं जिसे अपन क्वांटम या फोटोन कहते हैं, द एनर्जी ऑफ रेडिएशन कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन. सो द सेकेंड पोस्टुलेट, द एनर्जी ऑफ रेडिएशन, ठीक है, is directly proportional to, ये म्यू बना दिया यानी फ्रीक्वेंसी, आप पूरा फ्रीक्वेंसी लिख लो, टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, यानी E is proportional to mu. What is mu? Frequency of radiation. What is E? Energy of radiation. And mu is the sign of proportionality. So when you remove sign, you will be writing a constant. Always a rule, when you remove, you have to write a constant and you put again a very important formula you are having given by Max Planck, and H equal to Max Planck constant. तो what is H? It is Max Planck constant, और उसकी वैल्यू हर बच्चे को रटना है अच्छी तरह, न्यूमेरिकल में दी नहीं जाएगी, आपको याद करना पड़ेगी, सब लोग रटेंगे. H इक्वल टू 6.626 इंटू 10 टू पावर -34. अगर तुम H लिखोगे तो E बाई म्यू होगा. E यानी एनर्जी जूल, और म्यू का क्या होगा बताओ? H इक्वल टू E अपॉन म्यू. E का जूल, म्यू का क्या होता है पर सेकेंड, ऊपर जाएगा सेकेंड से. तो H की यूनिट भी हमें याद रखना है, 6.626 इंटू 10 टू पावर -34 जूल इंटू सेकेंड. एंड व्हाट इज H? इट इज मैक्स प्लैंक कांस्टेंट. व्हाट इज H? इट इज मैक्स प्लैंक कांस्टेंट. I hope it is clear and it is not difficult. I hope this, because I know my children are intelligent, so they are not having phobia with all this. Understood or not? अब हम यहाँ तक हो गया, वेरी गुड. अब मैं ये बता रही हूँ आपको एक बात और इसके अंदर बताना चाह रही थी मैं, कि जैसे ये वाला जो फॉर्मूला है ना बेटा, E इक्वल टू एच म्यू, ये एक फोटोन के लिए है, लेकिन जब एनर्जी ऑफ रेडिएशन इमिट होती है तो हज़ारों फोटोन्स निकलते हैं. तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर अपन फिर से लिखते हैं उसको अलग से न्यू लाइन से, E इक्वल टू एच म्यू, ऐसे फिर बॉक्स में भर लो. इट इज फॉर 1 फोटोन. ओके, तो E इक्वल टू एच म्यू किसके लिए है? ये 1 फोटोन के लिए है ये फॉर्मूला. तो इट इज फॉर 1 फोटोन. लेकिन अगर हमें बहुत से फोटोन्स के लिए चाहिए तो हम ये फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, E इक्वल टू एन एच म्यू. E इक्वल टू एन एच, एन कैपिटल एन लगा दो,
मतलब सिंबल है वो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ENH म्यू वेयर व्हाट इज N? N इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स। व्हाट इज N है जो कितने भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता कितने भी, 10,000 20 कुछ भी हो सकता है। नंबर ऑफ फोटॉन्स। सो आई होप दैट यू हैव टू रिमेंबर दी फॉर्मूलाज वेल। जब तक फॉर्मूला नहीं आता हम न्यूमेरिकल कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते, सवाल ही नहीं उठता। अब इसको अगर कोई कहे कि नहीं मुझे इसको और मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, अभी आपने पढ़ा था कि C इक्वल टू लेमडा इंटू म्यू, उससे हम सब जानते हैं कि म्यू इक्वल टू C बाई लेमडा होता है। तो उसके हिसाब से हम अगर इस फॉर्मूले को, जैसे इसको इक्वेशन 1 कर दो, तो अगर इक्वेशन 1 को हम ले रहे हैं तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं E इक्वल टू H इंटू C बाई लेमडा। E इक्वल टू H इंटू C बाई लेमडा फॉर 1 फोटोन, और अगर ज़्यादा फोटोन लेना है तो E इक्वल टू NHC बाई लेमडा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, ऑलवेज यूज टू सोल्व द न्यूमेरिकल्स। जल्दी से सारे फॉर्मूलाज लिख लें आप, तो आपको भी अंदर से सेटिस्फेक्शन होएगा कि हाँ भाई मुझे समझ में आ रहा है। अब आपने देखा, ध्यान से देखेंगे आप सब, तो आपने जो चीज़ देख रहे हैं आप कि मतलब अपन अब डिटेल में आएंगे इन सब चीज़ों की जो कि नेक्स्ट क्लास में होगी, लेकिन अभी तरह से रिवाइज करवा रही हूँ एक चीज़ कि हमने बहुत बड़ी चीज़ पढ़ी जो कि न्यूटन के टाइम नहीं थी। न्यूटन के टाइम सिर्फ ये एक कॉन्सेप्ट था कि रेडिएशन का कौन सा नेचर है बेटा, पार्टिकल नेचर है रेडिएशन का, बस वेव नेचर से उसे कोई लेना देना नहीं था। साइंटिस्ट मैक्सवेल, जेम्स मैक्सवेल ने, जो अपन ने पिछली क्लास में पूरा पढ़ा था, उन्होंने प्रूव करके बताया कि वेव नेचर होता है, और डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस जैसे फेनोमेनाज आए दुनिया में जिसके मतलब डिस्कवर हुए, जिससे पक्का हो गया कि हाँ भाई वेव नेचर होता है। उसके बाद डुअल नेचर है, तो रेडिएशन का खाली वेव नेचर नहीं है, पार्टिकल नेचर भी है, जिसको समझाया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने, ब्लैक बॉडी रेडिएशन ने, एटॉमिक स्पेक्ट्रा ने और मैक्स प्लैंक ने। सबसे पहले आज अपन ने लिया था मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, जो कि कहती है कि कोई भी एटम या मॉलिक्यूल अगर होता है, कोई भी एटम या मॉलिक्यूल अगर होता है तो वो एनर्जी को कैसे एमिट करता है, कंटिन्यूअसली एनर्जी एमिट करता है, कंटिन्यूअसली नॉट डिसकंटिन्यूअसली। किस फॉर्म में करता है, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स या बंडल्स ऑफ एनर्जी, जिनका नाम क्या है, क्वांटम या फोटोन। सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट। फिर वो जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी से, E इक्वल टू एच म्यू। H एक कांस्टेंट है जो कि साइंटिस्ट के नाम से दिया जा रहा है, क्या नाम है उसका, मैक्स प्लैंक कांस्टेंट। उसका फॉर्मूला है, सॉरी नंबर है 6.626 इंटू 10 टू पावर माइनस 34। ठीक है, बस उसके बाद फिर 1 फोटोन का था ये। फॉर n नंबर ऑफ फोटोन्स में अपन ने E इक्वल टू NH म्यू या NHC बाई लेमडा करा था। तो मुझे लग रहा है कि अब आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। साथ में फॉर्मूलाज, म्यू बार इक्वल टू 1 बाई वेवलेंथ, C इक्वल टू लेमडा इंटू म्यू, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, तीसरा फॉर्मूला। चौथा E इक्वल टू एच म्यू, फोर्थ E इक्वल टू NH म्यू या फिर E इक्वल टू HC बाई लेमडा, उसी में से निकला है वो, या E इक्वल टू NHC बाई लेमडा। तो आज मैं यहीं तक ले रही हूँ क्योंकि इसके बाद जो फेनोमेना है वो नया है और दूसरा बड़ा है, तो वो अभी लोगे तो तुम परेशान होगे। लेकिन मैं तुम्हें ज़रा सा फिर से बता रही हूँ क्योंकि कंटिन्यूशन में कुछ बच्चों के फ़ोन लगातार आ रहे हैं कि ये है तो क्या करें, वो ऐसा कुछ नहीं है बेटा। मैंने आपको क्या बोला है कि मैंने आपको टाइम दिया है पूरा, अपन हम सब ने DSE स्टीम्ड कहूँगी मैं क्लासरूम प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, और आपको उसके लिए भी टाइम दिया गया है 10 दिन। 2 दिन रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, स्टार्ट हो चुके हैं 2-3 दिन से। मैंने और ज़रा सा टाइम, चलो पेरेंट्स ने कुछ ने मुझसे कहा कि मैडम हम बाहर हैं या कुछ है, तो हमने कहा चलो तुम्हें ज़रा सा टाइम और दे रहे हैं, एंड ऑफ द जून मान लो, बस एंड ऑफ द जून, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के 2-3 दिन। उसके बाद जो टाइम टेबल तुम्हें मिलेगा वो रजिस्टर्ड क्लासेस का मिलेगा। यूट्यूब पे मैंने तुम्हें पहले भी बताया था चलेगी वीडियो, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर है, हो सकता है कि हम उसको यूट्यूब पे चलाते रहें, लेकिन एक चैप्टर वहाँ पर नए चैप्टर शुरू हो जाएंगे। जो क्लास 12 का DSE प्रोग्राम, जो क्लासरूम प्रोग्राम है, बहुत सक्सेसफुल चल रहा है। हर टीचर अपने असाइनमेंट दे रहा है, उसके अंदर हमारी खुद की ऐप है, डॉक्टर अमीना क्लासेस की ऐप है, उसके अंदर हर सुविधा है। आप उसमें असाइनमेंट देते हो बच्चे को, आप उसमें टेस्ट लेते हैं बच्चों के, आप उसमें वीडियोज़, लाइव वीडियोस चल रही हैं, आपको उसमें रिकॉर्डेड वीडियोस चल रही हैं। मतलब जैसे मान के चलो अब आपका कोई चीज़ छूट गई है, आप सपोज बीमार हो एक दिन, अगर आप रजिस्टर्ड बच्चे हो,
आपका वो टाइम छूट गया है तो आपको आपकी ऐप में, DSC की ऐप में वही वीडियो आपको फिर देखने को मिलेगा टाइम, आप उसको किसी और टाइम देख लोगे अगर आप बीमार हो या कोई प्रॉब्लम है। साथ ही साथ हर टॉपिक वाइज टेस्ट चलते जा रहे हैं, फुल लेंथ टेस्ट चलते जा रहे हैं, चैप्टर के एंड के टेस्ट चलते जा रहे हैं। तो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। हरी अप, डोंट वेस्ट योर टाइम। अपनी इतनी स्टीम फैकल्टी यानी इतने एक्सपीरियंस टीचर्स जो आप खुद देख रहे हो, जो बच्चे समझदार हैं उनको दिख रहा है कि क्या पढ़ाया जा रहा है, एंड विद दिस बैलेंस्ड अमाउंट, वरना इस वाली जो सिस्टम है, जो ये लेवल चल रहा है, इस पे बहुत ही बिजनेस माइंडेड पीपल भी हैं जो आपसे इसके बदले डबल या ट्रिपल ले रहे हैं और उन क्वालिटी में हमसे कम है। तो यही मैं बात आपको बताना चाह रही हूँ। प्लीज़ रजिस्टर योर सेल्फ as soon as possible. Subscribe our channel also for the videos जो आपको मिल रही है फ्री वाली. Share them and like them. So all the best from Dr. Amina, Head of Department of Chemistry, DAC classes. All the best. Bye bye.